हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन 1.0। तो हम इस रैपिड रिवीजन में जो है बिजनेस लॉस को बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं और ये रिवीजन होगा मेरे नोट्स के थ्रू। तो मैं अपने नोट्स जो है पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को यूज करके छानबीन करके उससे मैंने ये नोट्स बनाया है एकदम ईजी और सिंपल लैंग्वेज में, राइट। तो हम इस नोट्स को यूज करेंगे और अपने चैप्टर को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलो, हमने ऑलरेडी क्या रिवाइज कर लिया है पता है? यूनिट नंबर 1, यूनिट 1, 2 एंड 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी जो है रैपिड रिवीजन वीडियोस डल चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। इसके रेगुलर वीडियोस भी डले हैं, सो इसके रैपिड रिवीजन वाले वीडियोस भी डले हुए हैं एंड इसके जो है 1, 2, 3 के रेगुलर वीडियोस भी डले हुए हैं, राइट। तो जहाँ पे भी आपको रैपिड रिवीजन में कोई चीज लग रहा है डिटेल में करना है तो आप रेगुलर वीडियोस को रेफर कर लीजिएगा। नाउ आज हम यूनिट 4 की तरफ बढ़ रहे हैं और यूनिट 4 में हम देखने वाले हैं अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से काम चल जाएगा क्या, कि उसको परफॉर्म भी करना पड़ेगा? मेन चीज तो यही होती है ना कि परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट को। तो देखो, दो चीजें आती है परफॉर्मेंस में। क्या आपको पता है परफॉर्मेंस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में डिवाइडेड है परफॉर्मेंस। एक तो आप क्या करो, एक्चुअल परफॉर्म कर दो। आपने किसी को वादा किया था कि मैं आपको इवेंट मैनेजमेंट आपके घर का करके दूंगा, कोई भी प्रोग्राम का, और आप जो है जाके उस दिन जिस दिन डिसाइडेड था एक्चुअल में वो परफॉर्म करके आ गए। तो आपने परफॉर्मेंस कर दी, कैसे की? एक्चुअल में परफॉर्म करके। ठीक है, आप गए और वो परफॉर्म करके आ गए। तो ये हो गया परफॉर्मेंस की पहली कैटेगरी, एक्चुअल परफॉर्मेंस करना। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर ऑफर टू परफॉर्म भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपने क्या किया? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको जो है किसी ने हायर किया था। आप मान लीजिए कि एक पर्सन है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन, उसका नाम ले लेते हैं मजनू भाई। तो मजनू भाई जो इलेक्ट्रीशियन है, इसको एक पर्सन ने हायर किया जिसका नाम है विजय। तो विजय ने हायर किया मजनू भाई को और विजय बोलता है कि मजनू भाई एक काम करना ना, मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग आके देख लेना। अब मजनू भाई जो है खुश हो गए कि उनको कुछ काम मिल रहा है और वो जो है गए विजय के घर और विजय के घर जो है जाके जो है गेट नॉक कर रहे हैं। विजय के घर जाके गेट नॉक कर रहे हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे मजनू भाई क्या परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी है। लेकिन क्या उनको परफॉर्मेंस करने मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा, क्योंकि विजय भैया जो है वो तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं ना। तो ये अटेम्प्ट टू परफॉर्म कर रहे हैं। ये अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं कि मेरे को परफॉर्मेंस करने मिले, बट इनको मिल नहीं रहा है। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस की एक वेराइटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मजनू भाई की कोई गलती नहीं है, वो तो परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी है ना। तो परफॉर्मेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो एक्चुअल में जाके परफॉर्म करो, दूसरा आप अटेम्प्ट करो परफॉर्मेंस करने का। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। तो ये है। अब देखो, फर्स्ट है एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या इसको टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हियर द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म बट प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। प्रोमिसर मतलब मजनू भाई तो रेडी है, बट विजय रेडी है क्या? नहीं। तो इसको हम अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस बोलेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज हमको याद रखना है, ठीक है, जब हम ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हैं, जब मजनू भाई जो है वो ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पता है? चार बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। वो चार बातें क्या है? पहली चीज, जब वो ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो ऑफर कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ आपके घर में परफॉर्मेंस देने के लिए, बाहर से गेट खटखटा रहा हूँ, तो ये बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि एक डिसाइड हुआ था विजय और मजनू के बीच में कि भाई मजनू, मैं तेरे को जो है 1,000 रुपए दूंगा। अब मजनू भाई आ तो रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन कंडीशन लेके आ रहे हैं कि भाई 1,000 के साथ साथ जो है तू मेरे को एक जोड़ी कपड़ा भी दे देना, खाने पीने का सामान भी दे देना। तो क्या ये चलेगा क्या? नहीं। तो जब आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो तो बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए, राइट। एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं लगाना है। देन उसके बाद, अब मजनू भाई जो है वो तो एकदम मनचले इंसान है, ठीक है, मजनू भाई मतलब मनचला।
अब ये बोलते हैं कि मैं आ तो रहा हूँ परफॉर्मेंस करने, लेकिन मैं जो है रात के 2 बजे आऊंगा। ये 2 बजे पहुंच गया जाके विजय के घर में 2 AM इन द नाइट, और जाके गेट खटखटा रहा है। अब मेरे को बताओ, एक पर्सन कभी भी 2 बजे अपने रात का दरवाजा खोलेगा क्या किसी के लिए कि वो आके उसे घर में इलेक्ट्रिसिटी ठीक करे? नहीं खोलेगा ना। तो आपको जब आप जब ऑफर कर रहे हैं, तो आप जब ऑफर कर रहे हैं ना, तो ये एक प्रॉपर टाइम में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधी रात को जाके बोल रहे हैं कि आओ हम अब हम परफॉर्मेंस करते हैं। या फिर मान लीजिए कि ऐसा कोई केस है जहाँ पे आप किसी से सामान ऑर्डर कर रहे हैं और वो आपको सामान डिलीवरी करने आ रहा है, तो वो बोलता है आ जाओ ना भूत बंगले में आपको डिलीवरी करता हूँ। तो क्या वो एक रीजनेबल प्लेस लग रही है क्या? आ जाओ शमशान घाट में आपको जो है गुड्स की डिलीवरी करता हूँ, तो ये एक रीजनेबल प्लेस है क्या? नहीं। तो जब आप ऑफर टू परफॉर्म करते हो तो वो एक ऐसा टाइम पे होना चाहिए जो रीजनेबल टाइम हो, और ऐसी प्लेस में होनी चाहिए जो रीजनेबल प्लेस हो। तो रीजनेबल टाइम एंड प्लेस, इस बात का भी ध्यान रखना है परफॉर्मर को। जो परफॉर्म कर रहा है प्रॉमिसर, उसको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो तीसरा पॉइंट है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स। ठीक है, जो पर्सन ऑफर टू परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए कि मैंने जो है किसी से सामान मंगाया, मेरी शॉप है, और मैंने एक पर्सन से जो है सप्लायर से बोला कि मेरे को सामान भेज दीजिएगा। अब वो आ रहा है और उसने जो है ऑफर टू परफॉर्म किया, उसने जो है सामान मेरे को दे दिया, गुड्स मेरे को दे दिया। अब मेरे को एक चीज बताइए यहाँ पे, क्या मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं कि मैं उस गुड्स को एग्जामिन कर सकूं? एग्जामिन कर सकूं मतलब वो ये बोल रहा है भाई साहब देखो, जो सप्लायर है, गुड्स रखना है तो रखो, मैं तो चेक करने नहीं दूंगा। तो क्या इसको एक वैलिड ऑफर टू परफॉर्म बोले? क्या वो सही तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है क्या? नहीं। तो हमको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए गुड्स को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है ऑफर टू परफॉर्म के लिए, इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन। ये पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन के लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैंने सीमेंट ऑर्डर किया है। मैंने क्या ऑर्डर किया है? सीमेंट। तो आप दोस्तों मेरे को बताइए, वो सीमेंट वाला क्या कर रहा है पता है? मान लीजिए मेरे को 100 पैकेट सीमेंट चाहिए, वो एक बार में 10 पैकेट भेज रहा है, फिर उसके बाद भेज रहा है 5 पैकेट, ऐसे ऐसे करके भेज रहा है। तो मैंने उसको बोला था मेरे को 100 पैकेट एक साथ चाहिए था। अब वो क्या कर रहा है? इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे बाउंड हूँ क्या उस इंस्टॉलमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं। तो जब आप ऑफर कर रहे हो ना, तो पूरे के पूरे ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करो, अपना पूरा ऑब्लिगेशन पूरा करो। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ काम कर रहे हैं फिर कभी कुछ कर रहे हैं। अगर आप कभी कुछ करें तो वो एक वैलिड ऑफर टू परफॉर्म नहीं माना जाएगा। राइट। तो देखो दोस्तों, अपन क्या पढ़ के आ रहे हैं पता है? हम ये पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है ना, तो परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, जरूरी है। परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं? या तो आप एक्चुअल में परफॉर्मेंस कर लो, या तो आप क्या करो, अटेम्प्ट करो। आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करो परफॉर्मेंस करने की, लेकिन ये बात याद रखना, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो परफॉर्मेंस करने की, तो वो जो है 4 कंडीशंस उसमें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अटेम्प्ट जब आप कर रहे हो तो बिना किसी कंडीशन के करो, एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं लगानी। अटेम्प्ट कर रहे हो तो सही जगह पे करना है, अटेम्प्ट सही टाइम पे अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कर रहे हो तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है वो पर्सन को कि वो एग्जामिन कर सके आपके गुड्स को। और लास्ट पॉइंट है, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो पूरी ऑब्लिगेशन के लिए अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि आप सर्विसेज देने गए, जैसे इलेक्ट्रिशियन बोला कि अभी मैं एक रूम की इलेक्ट्रिसिटी को देखूंगा, बाकी सब जगह की मैं कल आ जाऊंगा देखने। ऐसा नहीं चलेगा। पूरा का पूरा अगर डील ऐसी हुई है कि एक ही बार में पूरा ऑब्लिगेशन करना है, तो आपको पूरी ऑब्लिगेशन एक ही बार में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। ये हो गया था हमारा पहला पार्ट कंप्लीट इतना। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, बाय whom अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है? ठीक है, चलो जैसे इलेक्ट्रिशियन है एग्जाम्पल, तो इलेक्ट्रिशियन बोला कि मैं आपको जो है घर की इलेक्ट्रिसिटी ठीक करके दूंगा। तो कौन परफॉर्मेंस करेगा? इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में क्या है? प्रॉमिसर है। वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करेगा। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस करने की किसके ऊपर रहती है? प्रॉमिसर के ऊपर रहती है। ठीक है, किसके ऊपर रहती है? प्रॉमिसर के ऊपर। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये कंसेप्ट बहुत तुरंत आपका ठीक एकदम समझ में आ जाएगा। एक आर्टिस्ट है, ठीक है, एक आर्टिस्ट है। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी जो है वो आर्टिस्ट है और वो पेंटिंग बनाती है। अब क्या हुआ, उनके पास एक ऑर्डर आया। ठीक है, उनके पास एक ऑर्डर आया कि हमारी पोर्ट्रेट बना के दे दो। और मेरी भाभी ने उनकी जो है ऑर्डर ले लिया।
अब वो क्या बोलती है, मेरे को बोलती है दीदी सुनो ना, मैं थक गई हूँ, एक काम करो कि आप जो है ये पोर्ट्रेट आप बना के दे दो ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, जिसने ऑर्डर दिया है क्या वो पोर्ट्रेट वाली कभी एक्सेप्ट करेगा जो मैंने बनाई है, जिसको ड्राइंग आती भी नहीं है? नहीं करेगा ना। सो एक चीज याद रखना, जिस जगह पर स्किल की इंपॉर्टेंस है और जजमेंट की इंपॉर्टेंस है, वहां पे परफॉर्मेंस कौन किसको करना जरूरी है पता है? प्रोमिसर। मेरी भाभी ने प्रॉमिस किया था ना कि वो पेंटिंग बना के देगी, तो उनको ही परफॉर्मेंस करना जरूरी है, उनके बिहाफ में और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मान लीजिए कोई सीए की सर्विस के लिए आया है मेरे पास, और मैं उसको बोल रही हूँ कि जाओ ना रिटर्न मेरी भाभी से फाइल करा लो, जिनको सीए के काम की कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या वो कभी उनसे फाइल करवाएगा? नहीं करवाएगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पे स्किल की जजमेंट रिक्वायरमेंट है और जजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं एक और केस। ठीक है, एक केस ये है कि अब पेंटिंग तो मान लो मेरी भाभी ने बना दी, जिसका ऑर्डर आया था पोर्ट्रेट बना दिया, पैसा देने की बारी आई, तो पैसा वो पर्सन खुद देने नहीं आया, वो किसी और को भेज दिया, तो क्या मेरी भाभी बोल सकती नहीं नहीं पैसा तो मैं किसी और से नहीं लूंगी, जिसने प्रॉमिस किया था पैसा देने का उसी से मैं लूंगी? क्या ऐसा बोलेगा क्या कोई? अब जो बोलेगा तो अब उसके लिए क्या ही बोले, आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलने का। ठीक है, तो देखो ये वाला केस ऐसा है जहाँ पे पैसे की बात आ रही है, तो क्या हम वहाँ स्किल देखते हैं क्या कि वो पर्सन के पास स्किल है कि नहीं? ऐसा कुछ देखते हैं क्या? नहीं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें स्किल जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको सिर्फ प्रोमिसर ही पूरा करेगा। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्किल जजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे कोई और भी परफॉर्मेंस करेगा तो हमको चल जाएगा। ठीक है, सो अदर केसेस जो है उसके पास, उसके लिए हमारे पास एक मेमोरी टेक्निक है, और वो है जल पी टू। ठीक है, जल मतलब अपने को पता है पानी को जल बोलते हैं, तो जल पी टू। आ जाओ देखे, तो सबसे पहले देखो, जल पी टू में अदर केसेस में जॉइंट प्रोमिसर भी परफॉर्मेंस कर सकता है। कैसे जॉइंट प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है? मान लीजिए कि दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है ए और बी। ए और बी ने जो है सी को प्रॉमिस किया है, ये प्रॉमिसर है, और दोनों ने मिलके प्रॉमिस किया है, इसलिए इनको जॉइंट प्रॉमिसर बोलते हैं। राइट, ए और बी ने मिलके सी को प्रॉमिस किया है कि सी हम तेरे को 1 लाख रुपीज जो है लोन में देंगे, 1 लाख रुपीज लोन में देंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, मान लो कि यहाँ पे ए जो है ये चले जाता है घूमने के लिए दुबई, ए चले जाता है घूमने के लिए दुबई, तो क्या सी ये पैसा बी से ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो अगर जहाँ पे जॉइंट प्रोमिसर है ना, तो किसी भी एक प्रोमिसर को हम फोर्स कर सकते हैं कि वो हमको परफॉर्मेंस करके दे। ठीक है, चलो, तो सी बी को यहाँ पे बिल्कुल बोल सकता है। अब देखो दूसरा केस है ए से एजेंट। ए से एजेंट, एजेंट के केस में क्या है? मान लो कि एक पर्सन है मुकुंद, और उसका एजेंट है संजय। ठीक है, संजय इज एजेंट। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे मुकुंद जो है, मुकुंद ने किसी से के साथ डीलिंग की थी कि वो उसको माल सप्लाई करेगा। मान लीजिए 1 किलो सिल्वर, 1 किलो सिल्वर सप्लाई करेगा, और संजय उसका एजेंट है। मुकुंद किसी काम से जो है बाहर चले गया, तो क्या संजय उसके बिहाफ में, मुकुंद के बिहाफ में गुड्स की डिलीवरी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो एक प्रिंसिपल के बिहाफ में उसका एजेंट भी परफॉर्मेंस कर सकता है। राइट, चलो, सो दूसरा केस भी कंप्लीट, जहाँ पे कोई दूसरा पर्सन प्रोमिसर के अलावा परफॉर्मेंस कर रहा है। तीसरा केस है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल सन। ठीक है, तो एक फादर है, उस फादर को जो है किसी को कुछ पैसे देने थे। ठीक है, एक फादर को जो है, मान लीजिए उसने पहले कभी लोन लिया था और उसको लोन पे ऑफ करना था 50 लाख रुपीज का, उसको लोन पे ऑफ करना था। फादर की डेथ हो गई। ठीक है, तो फादर की जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 2 करोड़ की फादर की प्रॉपर्टी थी, और फादर के पास जो है 1 CR का लाइबिलिटी थी। ठीक है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी किसको मिलती है? उसके बच्चों को मिलती है। तो मान लीजिए उसका एक ही बेटा था और उसको पूरी की पूरी जो है प्रॉपर्टी भी मिल गई, लाइबिलिटी भी मिल गई। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, ये लाइबिलिटी में ना इसके 50 लाख रुपीज भी इंक्लूडेड है। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, क्या सन को ये पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? फादर ने जो उधारी लिया था, क्या सन को वो पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो एक चीज याद रखो हमेशा,
अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या लीगल एयर है, ठीक है, मतलब बच्चे हैं या उसका कोई और लीगल रिप्रेजेंट, जरूरी नहीं है बच्चे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई और भी हो सकता है वहां पे। तो अगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो जो है अपने जिसका भी वो एलआर है उसके बिहाफ में उसको पेमेंट करना पड़ेगा उतने अमाउंट का जितना उसने इनहेरिट किया है, उतने अमाउंट का जितना उसने क्या किया है, इनहेरिट किया है। तो यहाँ पे उसने कितना इनहेरिट किया था, 2 करोड़ के एसेट माइनस 1 करोड़ की लाइबिलिटी। तो उसको क्या यहाँ पे पे करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। जितने अमाउंट तक का एसेट है उतनी अगर लाइबिलिटी है ना, मान लो यहाँ पे 2 करोड़ का एसेट और 2 करोड़ की लाइबिलिटी होती तो भी पूरा 2 करोड़ पे करना पड़ता। मान लो यहाँ पे 2 करोड़ का अगर उसको प्रॉपर्टी मिलती और 5 करोड़ की लाइबिलिटी मिलती, 2 करोड़ का एसेट मिलता, 5 करोड़ की लाइबिलिटी, तो वो सिर्फ 2 करोड़ पे करता और 3 करोड़ जो है उसको पे करने की जिम्मेदारी नहीं है। तो जो लीगल एयर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको पे करना पड़ेगा आपकी लाइबिलिटी, लेकिन उतनी ही लाइबिलिटी वो पे करेगा जितनी उसने आपसे इनहेरिट की है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, सो ये है हमारा थर्ड केस जहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्मेंस कर सकता है। अब देखो आगे फोर्थ केस, प्रोमिसर। क्या प्रोमिसर परफॉर्मेंस कर सकता है क्या, वो तो उसका पहला दायित्व तो उसी का ही है, पहला ऑब्लिगेशन तो उसी का ही है, तो प्रोमिसर भी परफॉर्मेंस कर सकता है, राइट। अब आ जाओ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के केस में क्या बोला गया है, ठीक है। देखो मान लो कि एक पर्सन है, चालू, ठीक है, एक पर्सन है चालू, और चालू ने जो है सामान खरीदा है अज्जू से। चालू ने जो है गुड्स बाय किया है अज्जू से, ठीक है, 50,000 के गुड्स, राइट। अब ये चालू को जो है इस गुड्स की पेमेंट करना है, अभी तक हुआ नहीं है पेमेंट क्योंकि ये ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पेमेंट अभी हुआ नहीं है, तो इसको मैं क्रेडिट लिख दूं क्या पेमेंट के बदले, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब क्या होता है, चालू के जो पापा है भालू, ये भालू जी को पता चल जाता है कि ना चालू को कुछ पेमेंट करना है, और वो चालू को बिना बताए जो है जाके अज्जू को 50,000 दे के आ गए हैं, अज्जू को 50,000 दे के आ गए। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या भालू जी जो है वो इस ट्रांजेक्शन में थर्ड पार्टी है क्या, बिल्कुल है थर्ड पार्टी। तो क्या थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकती है क्या, थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकती है। अज्जू एक्सेप्ट कर चुका है थर्ड पार्टी से पेमेंट, तो थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकती है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या अज्जू जो है चालू से अब पैसा मांगेगा, अब नहीं मांग सकता, क्योंकि उसको तो परफॉर्मेंस मिल चुकी है, किससे, भालू से। अब भालू है थर्ड पार्टी, ठीक है। चलो, तो हम क्या पढ़े हैं पता है, अगर आपने परफॉर्मेंस करनी है तो कौन परफॉर्मेंस कर सकता है, जहां पे स्किल की जरूरत है ना, जहां पे स्किल की जरूरत है तो वहां पे तो परफॉर्मेंस सिर्फ प्रोमिसर ही करेगा, उसके अलावा किसी से परफॉर्मेंस नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ पे स्किल की जरूरत नहीं है, जहाँ पे पर्सनल कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे कौन परफॉर्मेंस कर सकता है, जल पी टू। जल पी टू में मतलब जॉइंट प्रोमिसर, ए से एजेंट, एल से लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पी से प्रोमिसर खुद, या फिर टी से जो है थर्ड पार्टी, राइट। चलो, सो अगर इतना क्लियर है तो हम जल्दी से आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट में, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन और असाइनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी सीखे अपन जल्दी से। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहुंचते हैं, चलो। सक्सेशन एंड असाइनमेंट, सक्सेशन ना बेसिकली इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जो फादर की प्रॉपर्टी है या मदर की प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों के पास आ जाती है, ठीक है। बच्चे फादर मदर क्या करते हैं, अपना विल बना के क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब सक्सेशन होता है ना, तो जो एसेट्स है वो भी बच्चों को मिल जाती है, एंड जो लाइबिलिटीज रहती है ना वो भी बच्चों को मिल जाती है, लाइबिलिटी भी बच्चों के ऊपर डिवॉल्व हो जाती है। अभी ऊपर मैंने बताया ना, मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसका 2 करोड़ का एसेट है और उसकी 1 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो उसके बच्चों को जो है ये 1 करोड़ की लाइबिलिटी पे ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 करोड़ का एसेट इनहेरिट कर रहे हैं अपने फादर से, ठीक है। सो ये है सक्सेशन। लेकिन असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट में ना हम सिर्फ बेनिफिट्स असाइन कर सकते हैं, सिर्फ किसी को दे रहे हैं ना तो सिर्फ बेनिफिट्स देंगे, देखो यहाँ पे बेनिफिट्स भी मिल रहा है, लाइबिलिटी भी मिल रही है, लेकिन असाइनमेंट में सिर्फ बेनिफिट्स दिया जाता है, किसी को लाइबिलिटी नहीं दी जाती है। तो ये डिफरेंस है सक्सेशन एंड असाइनमेंट में, राइट। नाउ
अब आगे आ जाओ, थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में। देखो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अपन पढ़ सकते हैं, सक्सेशन में बर्डन भी जाता है, बेनिफिट भी जाता है, बोथ आर डिवॉल्व्ड ऑन लीगल एयर। और असाइनमेंट में बेनिफिट ही बस जाएगा और लाइबिलिटीज नहीं जाएगी, राइट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसी। जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसी की क्या लाइबिलिटी है, गिवन इन सेक्शन नंबर 42। सेक्शन 42 को लर्न कर लेना, ठीक है। सेक्शन 42 को क्या करना है, लर्न करना है। जॉइंट प्रोमिसर कौन होता है, तो जॉइंट प्रोमिसर वो होता है जो मिल के प्रॉमिस करते हैं किसी को कि हम मिल के ये परफॉर्मेंस करेंगे। दैट पर्सन इज नोन एज जॉइंट प्रोमिसर, मतलब दैट पर्सन, दोज पर्सन्स आर नोन एज जॉइंट प्रोमिसर, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, एक्स है, वाई है, जेड है, ये तीनों बोरोवर है, ये तीनों पैसे बोरो करते हैं एल से। और एल कौन है, एल इज लेंडर, लेंडर ऑफ द मनी। तो एल जो है पैसा उधारी देता है एक्स वाई जेड को, तीनों को मिला के, और ये तीनों जो है प्रॉमिस करते हैं एल को कि हम तेरा पैसा जो है ब्याज के साथ वापस दे देंगे। तो ये तीनों क्या बन जाते हैं, जॉइंट प्रोमिसर, ठीक है। ये तीनों क्या बन जाते हैं, जॉइंट प्रोमिसर। और एल क्या है, एल है प्रोमिसी, क्योंकि उसको प्रॉमिस किया गया है कि उसको जो है उसका पैसा मिल जाएगा। अब आ जाओ देखते हैं क्या कहानी होगी। एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, और ये है एल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो एल जो है, एल के पास ये पावर है कि वो किसी भी जॉइंट प्रोमिसर को परफॉर्मेंस करने बोल दे। या तो वो ये तीनों को बोल सकता है तीनों मिलके मेरा पैसा वापस दो, या फिर एल बोलता है कि मैं वाई को बोलूंगा कि वो मेरा पैसा वापस दे, मेरे को एक्स और जेड से कोई मतलब नहीं है। या वो ये भी बोल सकता है कि मैं जेड को बोलता हूँ मेरा पैसा वापस दे, मेरे को एक्स और वाई को बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोमिसी है वो डिसाइड करता है कि मेरे को किस जॉइंट प्रोमिसर से परफॉर्मेंस लेना है, ठीक है, क्लियर। अब मान लो कि वो एक्स से पूरा, मान लो 1 लाख रुपए उधारी दी गई थी और वो 1 लाख का 1 लाख पूरा एक्स से मांगता है। तो एक्स ने तो 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, एक्स ने 1 लाख दे दिया। तो क्या ये 1 लाख रुपए जो है वो वाई और जेड से बाद में उनका हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। तो अगर एक्स एक बार परफॉर्मेंस खुद से कर भी रहा है ना, तो बाद में वो जो भी शेयर है, जो भी जॉइंट दूसरे जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उनसे उनका शेयर ले लेगा, ठीक है। तो जॉइंट प्रोमिसर वाली एग्रीमेंट्स ऐसे चलती है। चलो इसको रीड करें अपन एक बार। चलो मैंने ये वाला पार्ट आपको अभी पढ़ाया है ना, देखो नोट वाला पार्ट पढ़ाया अभी। एज्यूम 3 जॉइंट प्रोमिसर्स आर एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों जॉइंट प्रोमिसर है। एंड प्रॉमिस इज ए, प्रोमिसी इज ए प्रोमिसी है। एज पर सेक्शन 43, सेक्शन 43 बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, प्रोमिसी ए may compel any of the joint promiser, say X, to perform the whole promise. Later X can call for contribution from Y and Z. तो जो प्रोमिसी है वो किसी भी एक जन को बोल सकता है कि आप परफॉर्मेंस करके दो, और बाद में एग्जाम्पल Y और Z से जो है वो कंट्रीब्यूशन अपना ले लेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर। अब एक चीज और, ठीक है, अब एक चीज और आ जाती है। देखो X है, Y है, Z है। मान लो X की डेथ हो जाती है, ओ माय गॉड, X की डेथ हो गई, और L जो है ये हमारा क्या है, प्रोमिसी है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, X की तो डेथ हो गई, तो क्या इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव X के बिहाफ में इसको प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में पहले यहाँ पे वीडियो को रोको और तुम लोग अपने नॉलेज से बताओ कि फुलफिल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पता है? ऊपर ही पढ़ के आ रहे, अगर पर्सन है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो पर्सन की डेथ हो गई तो उसका LR उसके बिहाफ में परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन कितने लेवल तक? जितनी प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की है सिर्फ उतना। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, जो X का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो, और प्लस Y प्लस Z, ये तीनों मिलके जो है परफॉर्मेंस करेंगे, यहाँ पे ये तीनों मिलके पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब मान लो Y की भी डेथ हो गई है, X Y Z,
अब y की भी डेथ हो गई तो x का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, y का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और z, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है, l को पेमेंट करेंगे। अब मान लो z की भी डेथ हो चुकी है तो x का LR, y का LR, z का LR, ये तीनों मिलके जो है l जो कि लेंडर ऑफ द मनी है उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल करेंगे। समझ में आया? तो ये है, तो जॉइंट प्रोमिसर मिलके पेमेंट करते हैं। चलो ये वाला पार्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट हमने देख लिया ऑलरेडी, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं ये वाला भी पार्ट। अच्छा अब एक चीज और, ठीक है, अब एक चीज आ जाओ, एक चीज देखते हैं, मान लो x है, y है, z है और l द लेंडर है। अब यहाँ पे ले लेते हैं x हो गया इंसॉल्वेंट, ठीक है, x हो गया इंसॉल्वेंट और इन लोगों ने जो है लोन लिया था, मान लो 3 लाख रुपए का लोन लिया था, 3 lakhs का लोन लिया था, x का हिस्सा था 1 लाख, y का 1 लाख, z का 1 लाख। अब इंसॉल्वेंट कौन हो गया, x हो गया, तो जो इंसॉल्वेंट हो गया वो तो पेमेंट कर नहीं पाएगा, तो y और z जो है अपने हिस्से का 1-1 लाख तो देंगे, 1 लाख ईच, 1 लाख ईच तो देंगे। उसके अलावा उन लोग और क्या देंगे पता है, ये जो x इंसॉल्वेंट हो गया है उसकी वजह से 1 लाख रुपए वो नहीं दे पाएगा, तो उसका हिस्सा भी जो है वो इन लोग को देना पड़ेगा, y और z को, तो दोनों एक्स्ट्रा 50,000 जो है उतने अमाउंट देंगे, किसको, l को, ठीक है। तो ये है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल में, राइट। चलो अब बड़े आगे बढ़ते हैं। अब देखो जॉइंट प्रोमिसर की तो पूरी कहानी हो गई खत्म, इतनी में ये बुक में ना आपको कम से कम 2 पेज में मिलेगा जिसको मैंने इतने पार्ट में कंप्लीट किया है। तो जॉइंट प्रोमिसर क्या होता है, जो मिलके प्रॉमिस करते हैं, परफॉर्मेंस किसको करना पड़ेगा, सबको मिलके करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिसी ये बोल सकता है कि मेरे को सिर्फ एक्स से ही परफॉर्मेंस चाहिए, हाँ वो ये बोल सकता है, तो एक्स उसको एक बार पैसा दे दे लेकिन अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बाद में वो बाकी लोगों से ले लेगा। क्या कोई जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो गई तो वो उसकी लाइबिलिटी खत्म, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी बन जाएगी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में आ जाएगा फिर, ओके। तो ये है जॉइंट प्रोमिसर। और अब आ जाते हैं हम जॉइंट प्रोमिसी में, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 किसकी बात करता है, जॉइंट प्रोमिसी की। जॉइंट प्रोमिसर हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स सी अबाउट जॉइंट प्रोमिसी, ठीक है। सो जॉइंट प्रोमिसी क्या होता है, तो जैसे जॉइंट प्रोमिसर में ये होता है ना कि दो लोग मिलके किसी को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, वैसे जॉइंट प्रोमिसी वो होता है जिसमें कोई पर्सन, मान लीजिए यहाँ पे सी है, सी प्रॉमिस करता है ए और दोनों को मिला के कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल सी ने मान लीजिए लोन लिया था ए और बी से, ठीक है, सी ने लोन लिया था ए और बी से, तो यहाँ पे सी प्रॉमिस कर रहा है किसको, ए और बी को, कि मैं आपको जो है आपका लोन का रिपेमेंट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉमिसर रहता है ना, वो जो है प्रॉमिस करता है एक पर्सन को या एक से ज्यादा पर्सन को, एक से ज्यादा पर्सन को, तो ये दोनों मिलके होते हैं जॉइंट प्रोमिसी, राइट, ये दोनों मिलके होते हैं जॉइंट प्रोमिसी, ठीक है। चलिए तो ये है जॉइंट प्रोमिसी। अब आ जाओ अपन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, ओके। अलग अलग केसेस हैं इसमें, तो यहाँ पे लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए दो लोग हैं, एक है रणबीर और दूसरा है बीड़ू, ठीक है। तो रणबीर और बीड़ू, तो ये जो बीड़ू है ना, ये जो है इलेक्ट्रीशियन है, ये बीड़ू क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, राइट। अब ये बीड़ू और रणबीर जो है मिलते हैं एक पार्क में, और पार्क में जो है ना रणबीर बहुत गुमसुम सा बैठा हुआ है, ठीक है। तो बीड़ू आके पूछता है कि क्या हुआ रणबीर तुमको, तो बीड़ू बोलता है यार आलिया मेरे से बहुत ज्यादा नाराज है। तो बीड़ू पूछता है क्यों नाराज है आलिया, तो बोलता है कि यार हमारे घर का एसी ही जो है वो चल नहीं रहा है, एसी काम नहीं कर रहा है। अरे बीड़ू बोलता है इतनी छोटी सी बात, मैं हूं ना, मैं आता हूँ और तुम्हारे घर का जो है एसी ठीक करके जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीड़ू जो है प्रॉमिस कर रहा है किसको, रणबीर को, कि वो उसके घर का एसी ठीक करके जाएगा। तो बीड़ू क्या है हमारे एग्जाम्पल में, प्रॉमिसर, बीड़ू है प्रॉमिसर, राइट। अब मेरे को एक चीज बताओ, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला केस ये है सेक्शन नंबर 46 में, जहाँ पे कोई भी टाइम नहीं बताया, बस यहाँ पे बात हो गई है रणबीर और बीड़ू की कि बीड़ू आके जो है एसी ठीक करके जाएगा,
लेकिन कोई टाइम जो है डिस्कस नहीं हुआ, नो टाइम हैज बीन डिस्कस्ड, ठीक है। ना ही रणबीर ने ऐसा बोला कि भाई मैं तेरे को जब बुलाऊंगा ना तब तू आना, ना ही रणबीर ने बीड़ू को ये बोला कि बीड़ू तू मेरे को कॉल करना पहले फिर मैं तेरे को टाइम दूंगा, तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो इस केस में बीड़ू को कब जाना चाहिए परफॉर्मेंस करने, ठीक है, व्हेन। तो बीड़ू को जो है रीजनेबल टाइम में चले जाना चाहिए। अगर बीड़ू को रणबीर का घर पता है कि घर कहाँ पे है, तो बीड़ू को कब चले जाना चाहिए परफॉर्मेंस करने, रीजनेबल टाइम में, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे इसको बीड़ू को प्लेस तो पता है, घर तो पता है, बट टाइम नहीं पता है ना कि कब जाना चाहिए। और ना ही ऐसा इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया है कि रणबीर को अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई मतलब कॉल करना पड़ेगा। तो उस केस में जो है ये कब जाएगा, रीजनेबल टाइम में, ठीक है। चलो दूसरा केस, ये केस जो है फर्स्ट केस हो गया। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस जो है गिवन इन सेक्शन 47, नो एप्लीकेशन मेड, टाइम ऑब्लिक डे हैज बीन स्पेसिफाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बीड़ू और रणबीर की जो बातचीत हुई थी ना, तो यहाँ पे रणबीर ने टाइम बता दिया था उसको। फर्स्ट केस में उसको टाइम नहीं बताया था, इसलिए वो रीजनेबल टाइम में जा रहा था। सेकेंड केस में उसको टाइम बता दिया है कि भाई ये काम करना, ये जो नेक्स्ट संडे आ रहा है ना उस दिन तू आ जाना ठीक करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वही केस है, कौन सा केस, कि रणबीर फिर बाद में अलग से फोन करके बुलाएगा नहीं, यार बीड़ू आ जाना परफॉर्मेंस करने, तो ऐसा कुछ फोन वोन करने की जरूरत नहीं है, टाइम बता दिया गया है। तो जो टाइम डिसाइडेड है उस टाइम में जो है आके परफॉर्मेंस करके चले जाए, ठीक है। तो टाइम में आए और परफॉर्मेंस करके चले जाए, बिकॉज टाइम हैज बिन स्पेसिफाइड। ओके, ये है सेक्शन नंबर 47, ये है सेक्शन 46। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 48 क्या बोलता है, थर्ड केस। देखो थर्ड केस क्या है, सेक्शन 48 बोलता है एप्लीकेशन टू बी मेड ऑन अ सर्टेन डे, तो प्रोमिसी हैज टू अप्लाई टू प्रोमिसर फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस एंड यूजुअल बिजनेस आवर। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, थर्ड केस में जो है इनके बीच में डिस्कशन हो गया है कि एसी तो ठीक करना है, ठीक है, लेकिन प्रोमिसी जो है, प्रोमिसी मतलब हमारे केस में रणबीर, प्रोमिसी को एक स्पेशल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ पे बीड़ू बोलता है भाई देख तू डेट बता दिया, जगह मेरे को पता है, वो सब ठीक है, लेकिन भाई अपन ऐसे ही नहीं आते हैं, तेरे को पहले मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि भाई आ जा हमारे घर का एसी ठीक कर दे। तूने टाइम बता दिया ना किस टाइम पे आना है, उसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा मेरे को। एप्लीकेशन बोले तो इजी लैंग्वेज में मेरे को कॉल कर देना, ठीक है, या मैसेज कर देना, और फिर मैं जो है जैसे तू मेरे को कॉल मैसेज करेगा उसके बाद मैं आके परफॉर्मेंस करके चले जाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अप्लाई करना जरूरी है, राइट। अब देखो फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस कौन सा है, फोर्थ केस बोलता है नो एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रोमिसी एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। भाई साहब यहाँ पे ना इन लोग बातचीत कर रहे थे ना, तो बातचीत में सिर्फ ये डिसाइड हुआ कि एसी ठीक करना है, ना प्रोमिसर जो है उसको प्लेस की कोई नॉलेज नहीं है कि रणबीर कहाँ रहता है, उसको उसकी जगह की कोई नॉलेज नहीं है, ना ही ये डिसाइड हुआ है कि रणबीर को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो इन लोग ये डिसाइड कर दिए थे, बीड़ू बोल दिया था कि भाई तू पहले बता देना यार, जब आना रहेगा ना तू मेरे को एक बार कॉल करना, मेरे को अप्लाई करना, बट यहाँ पे तो एप्लीकेशन की भी कोई बात नहीं हुई है। तो फिर यहाँ पे प्रोमिसी क्या करे, यहाँ पे प्रोमिसी कब जाके सॉरी यहाँ पे प्रोमिसर क्या करे, यहाँ पे प्रोमिसर कब जाके परफॉर्मेंस करे, तो यहाँ पे प्रोमिसर जो है खुद से प्रोमिसी को कॉल करेगा, खुद से प्रोमिसी को क्या करेगा, कॉल करेगा, अप्लाई करेगा और बोलेगा कि बता भाई रणबीर मैं कब आऊं, ठीक है। तो यहाँ पे ना प्रोमिसी को एप्लीकेशन करने की जरूरत है ना प्लेस डिसाइडेड है, तो उस केस में अब ये प्रोमिसर की जिम्मेदारी है कि वो कॉल करके पूछेगा कि मैं किस जगह पे आके परफॉर्मेंस करूं, राइट। अब देखते हैं लास्ट केस, इसका लास्ट केस जो है अदर केसेस, अदर केसेस मतलब रेसिडुअरी, जो कहीं पे नहीं है वो यहाँ पे आएगा। तो जो रेसिडुअरी केसेस है वहां पे क्या होगा, परफॉर्मेंस टू बी डन एट सच टाइम एंड प्लेस एज प्रोमिसी डिसाइड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोमिसी जो है खुद से आगे बढ़कर, प्रोमिसी मतलब रणबीर, रणबीर खुद से आगे बढ़कर बोलेगा कि भाई बीड़ू आ जा और परफॉर्मेंस कर दे, प्लेस भी बताएगा टाइम भी बताएगा। तो ये रेसिडुअरी केस है, जो ऊपर चारों में कवर्ड नहीं है वो, ठीक है। तो देखो ये क्या है पता है, ये बोल रहा है कि आपको ठीक है डिसाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया,
अब परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो परफॉर्मेंस कब करना है उसका टाइम की बात हो रही है और किस जगह पे करना है। तो मान लो वो डिसाइडेड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब डिसाइडेड नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमने पांचों केसेस देख लिए। नाउ आ जाओ अब परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, नया कंसेप्ट, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे अपन कौन सा सेक्शन कंप्लीट करके आ रहे हैं, सेक्शन नंबर 50, ठीक है। साथ में सेक्शंस भी देख रहे हो ना, 46 से 50 अपन क्या पढ़ के आ रहे हैं, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। या फिर से बताऊं एक बार जल्दी से रिवाइज कराऊं, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। अगर टाइम डिसाइडेड नहीं है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है और एप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, तो रीजनेबल टाइम में आ जाना परफॉर्मेंस करने, क्योंकि यहाँ पे प्लेस पता है, प्लेस पता है, इसलिए रीजनेबल टाइम में आ जाना। सेकेंड केस में जो है टाइम पता है ना आपको, एप्लीकेशन यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हुआ है कि रणवीर अप्लाई करेगा, पहले रणवीर रिक्वेस्ट करेगा प्रोमिसर को कि भाई आ जाओ परफॉर्मेंस करने, ऐसा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, बट टाइम पता था ना आपको, तो आप उस टाइम पे चले जाओ। यहाँ पे भी प्लेस की नॉलेज है, प्लेस पता है, ये दोनों केस में हमको प्लेस पता है, ठीक है। थर्ड केस जो है एप्लीकेशन करने की जरूरत है, मतलब आपस में जब बातचीत कर रहे थे ना, ये लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे ना, तो आप बोले थे कि भाई ठीक है सब चीज ठीक है, लेकिन जब तक ये तू मेरे को सामने से फिर से अप्लाई नहीं करेगा कि मैं आके परफॉर्मेंस करूं, मैं नहीं आऊंगा। तो जब एप्लीकेशन जरूरी है तो उस केस में प्रॉमिस ही कॉल करेगा प्रोमिसर को और बोलेगा भाई आ जा और परफॉर्मेंस करके चले जा, ठीक है। फिर उसके बाद 49 सेक्शन बोलता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, एंड प्लेस भी जो है वो फिक्स नहीं है। तो इस केस में जो है जब जब प्रॉमिस ही आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है और प्लेस भी नहीं पता, तो प्रॉमिसर फिर झुक के कॉल करेगा और प्रॉमिसर पूछेगा भाई मेरे को बताओ प्लेस क्या है और टाइम क्या है, फिर प्रॉमिसर कॉल करेगा। और वो केसेस जो ये चारों में फिट नहीं आते हैं वो रेसिडुअरी केस है, और वहां पे पहला स्टेप किसको उठाना पड़ेगा, पहला स्टेप उठाना पड़ेगा प्रोमिसी को, प्रोमिसी मतलब रणबीर हमारे एग्जाम्पल में, राइट। तो ये है। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, ये है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, मान लो कि मैंने जो है एक जगह मैं अपनी घर रेंट में देना चाहती हूँ, ठीक है, मैं घर देना चाहती हूँ रेंट पे। तो ये मैं हूँ और मैं किसी पर्सन है मान लो दिव्या, उसको मैं अपना घर किस में देना चाहती हूँ, रेंट में, ठीक है। अब रेंट में मैं क्यों दूंगी, क्योंकि मेरे को क्या मिलेगा इसके बदले, मनी, मेरे को मनी मिलेगा ना। लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया है कि दिव्या जो है वो, मेरे को पता चल गया है कि दिव्या पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं रेंट में दूंगी देखो घर, महीने का मैं देखो जैसे 20,000 रुपये लूंगी, तो ये हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया कि दिव्या परफॉर्मेंस ही नहीं करना चाहती है, दिव्या अपनी तरफ से पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं फिर क्यों परफॉर्म करूं, फिर मैं अपना घर उसको रेंट पे क्यों दूं। तो उस केस में मेरे को जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की पूरी आजादी है, क्योंकि अगली पार्टी जो रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस उसको करना चाहिए था मेरे लिए, वो करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। सो ये देखो ये वाला है फर्स्ट पॉइंट। सेक्शन 51 बोलता है कि प्रोमिसर को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। जब तक कि अगली पार्टी रेडी नहीं होगी आपको भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स करो, राइट। देन देखो सेक्शन 52 क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता है। पहले कौन परफॉर्म करेगा, पहले प्रोमिसर परफॉर्म करेगा या प्रोमिसी परफॉर्म करेगा। तो देखो ये कैसे डिसाइड होता है पता है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी बुक सप्लाई करूंगी, ठीक है, मैं अपनी बुक सप्लाई करूंगी, बट मेरे को एडवांस में पैसा चाहिए, मेरे को एडवांस में पैसा चाहिए। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया ना कि मेरे को एडवांस में चाहिए, तो परफॉर्मेंस कैसी होगी, पहले एडवांस मिलेगा उसके बाद बुक जाएगी। तो हम एज पर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर चुके हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, जो रेगुलर बिजनेस में होता है वैसा होगा, जो रेगुलर बिजनेस में होता है वैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गुपचुप खाने जाते हैं, तो रेगुलरली क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में पहले हम गुपचुप खाते हैं उसके बाद पैसा देते हैं, तो फिर जो नॉर्मल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग हो।
ओके, चलिए फिर आ जाओ सेक्शन नंबर 53 में। ये बोलता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, इसका क्या मतलब है? मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वही अपने ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बुला लिया एक मेड को कि यार एक आना, तू मेरे घर की जो है अच्छे से साफ सफाई करके जाना। मैंने सुना था एकदम वो रॉकेट की तरह तरीके से जो है काम करती है स्पीड में और साफ सफाई करके जाती है। अब वो बेचारी आ गई, सुबह सुबह बेल बजाई जा रही है, मैं आराम से सो रही हूँ, वो बेल बजा रही है, मैं सो रही हूँ, तो यही सिलसिला चल रहा है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या हुआ था? मैंने उसको बोला था साफ सफाई करना, बदले में पैसा दूंगी, और ये लीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब लेकिन मैं क्या उसको परफॉर्मेंस करने दे रही हूँ? क्या नहीं दे रही हूँ ना। तो उसके एंड में, उसके ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा पता है? वॉइडेबल। अब उसको जो है परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि मैं तो उसको परफॉर्मेंस करने दे ही नहीं रही हूँ ना। मैं घर खोलूंगी तभी तो वो परफॉर्मेंस करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके एंड पे हो जाएगा वॉइडेबल। और यहाँ पे पता है वो मेरे से डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। उसको जो लॉस हुआ होगा ना, क्या लॉस हो सकता है उसको? वो किसी दूर जगह से मेरे घर तक जो है मान लीजिए रिक्शा लेके आई है, तो रिक्शे का पैसा मैं उसको दूंगी, ठीक है। हो सकता है कि वो कहीं और काम पे जाती, अगर वो मेरे यहाँ नहीं आती तो उसको लॉस हो गया है ना, तो वो मेरे से वसूलेगी ये पैसा, राइट। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 53। तो उस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, उसको कंपनसेशन भी मिलेगा। अब आ जाओ देखते हैं सेक्शन 54 क्या बोलता है। ये सेक्शन अप्लाई होगा व्हेन दिस सेक्शन अप्लाइज व्हेन द प्रोमिसेस आर रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट। जब प्रोमिसेस रेसिप्रोकल है और डिपेंडेंट है। अब इसको भी समझेंगे एक एग्जाम्पल से। इसको भी कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से। देखो ये क्या बोलता है, मान लीजिए कि एक केस है जहाँ पे मेरे को जो है कार्गो जो है एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, कार्गो एक्सपोर्ट करना है एक शिप से। अब मेरे को एक चीज बताओ, शिप से भेजना है सामान, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं अपना कार्गो दूंगी, वो मेरे से पैसा लेंगे, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या वो मेरा सामान बिना मेरे सामान दिए ले जा पाएंगे क्या? मतलब मैं उनको सामान नहीं दी तो क्या वो मेरे को सर्विसेज दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे ना। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले मेरे को कार्गो देना पड़ेगा, उसके बाद वो मेरे को सर्विस दे पाएंगे। अब मैं उनको कार्गो दे नहीं रही हूँ, तो उस केस में जो है एक बात बताइए, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो परफॉर्मेंस करेंगे? नहीं कर सकती ना। अब यहाँ पे बताइए, क्या वो मेरे से कंपनसेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको पहले बुक किया था, बोला था सामान भेजूंगी, सामान अब मैं नहीं भेज रही हूँ, लेकिन मेरे चक्कर में वो किसी और का सामान नहीं ले जा पा रहे हैं। अगर मैं नहीं भेजती तो कोई और उस जगह को यूज करता और उनको पैसा देता, बट मेरी वजह से वो सामान नहीं ले जा पा रहे हैं किसी और का, तो अब वो मेरे से कंपनसेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं उनको जो है पहले सामान ही नहीं दे रही हूँ जिसको वो ले जा पाए, राइट। तो ये है सेक्शन 54। अब आ जाओ सेक्शन 55, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 55 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये क्या बोलता है? इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइम फिक्स हो चुका था कि आपको इस टाइम में परफॉर्मेंस करना है, बट आप अगर उस टाइम में परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है, या फिर मान लो किसी की शादी हो रही है और इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है। तो मान लो मैंने किसी इवेंट को इवेंट ऑर्गेनाइजर से इवेंट ऑर्गेनाइज किया, शादी का टाइम था, जिस दिन शादी थी, मान लो 21 नवंबर की शादी थी, उस दिन तो ऑर्गेनाइजर आया नहीं, वो आ गया 23 नवंबर को। तो अब मेरे को बताओ, क्या इस दिन मैं उसकी सर्विसेज एक्सेप्ट करूंगी? क्या अपनाऊंगी? बोलूंगी हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप 2 दिन ही तो लेट हुए हो? नहीं करूंगी ना, क्योंकि ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमली बेसिस में मेरे को सर्विस नहीं मिली तो फिर कोई वो सर्विस लेने का कोई मतलब ही नहीं था। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि भाई उसने जो है टाइम से सर्विस नहीं दी, तो मैं पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दूंगी और मैं उसको बोलूंगी भाई तेरी वजह से नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? तेरी वजह से मेरे को तुरंत दूसरा ऑर्गेनाइजर ढूंढना पड़ा और ज्यादा पैसा उसको देना पड़ा, तो जो भी ज्यादा पैसा मैंने दिया है ना वो मैं तेरे से वसूलूंगी। मेरे को मेंटल हैरेसमेंट हुआ है तेरी वजह से, ठीक है। सो जहाँ टाइम एसेंशियल है
अगर उस टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है तो आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर दो। रिसाइंड मतलब सेट असाइड कर दो, हटा दो उस कॉन्ट्रैक्ट को, भूल जाओ। ठीक है, अब देखो ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे टाइम एसेंशियल नहीं है, जहाँ पे टाइम एसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है आपको सामान एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर लेट से मिल रहा है तो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ पे टाइम एसेंशियल नहीं होता है, मान लीजिए शादी है 21 नवंबर की, और आपको जो है कोई सामान आपने ऑर्डर किया था, वो 11 नवंबर को मिलने वाला था, 11 को ना मिलके वो आपको 13 नवंबर को मिला। तो यहाँ पे 2 दिन लेट हुआ, बट उसकी वजह से क्या आपका इवेंट अफेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस केस में आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे हमको कंपनसेशन मिल सकता है क्या? यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अगर हमको लेट से वो कोई सामान दे रहा है ना, तो हम उसे डैमेजेस ले सकते हैं, डैमेजेस जो भी नुकसान हुआ होगा हमको थोड़ा बहुत, उसकी भरपाई करवा सकते हैं। ठीक है, ये है। चलिए अब आ जाइए आगे। ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन टाइम इज एसेंशियल तो क्या होगा, टाइम अगर एसेंशियल नहीं है तो क्या होगा, अगर इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम प्रोमिसी कांट क्लेम। देखो अगर क्या होता है ना, मान लो कि मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और मैं जो हूँ ना, ठीक है इंपॉर्टेंट था, मैंने कोई सामान मंगाया, टाइम इंपॉर्टेंट था, उस टाइम वो ला के नहीं दिया, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूँ। बट मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रही, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिए ना, तो आप कंपनसेशन नहीं ले सकते। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप कंपनसेशन नहीं ले सकते। अब बाद में आपके पास ऑप्शन है, आप रिजेक्ट कर सकते थे, आपने रिजेक्ट नहीं कर दी किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया परफॉर्मेंस को, तो फिर आप कंपनसेशन नहीं ले सकते। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए अब आ जाइए, अपन देखते हैं आगे सेक्शन नंबर 56, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर कोई एग्रीमेंट हुई है इम्पॉसिबल एक्ट करने की, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ऐसी एग्रीमेंट होती है वॉइड। वॉइड मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। अब देखो दो टाइप की इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन सी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब स्टार्टिंग से ही पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग से दोनों पार्टी को पता था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि सुनो, तुम अगर इंडिया से लेकर यूएस तक जो है अगर तैर के जाओगे ना, तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगी। क्या दोनों पार्टी को ये पता था कि ये पॉसिबल नहीं है? दोनों को पता था ना। तो ऐसे केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, जो भी एग्रीमेंट रहेगी वो वॉइड रहेगी, क्योंकि हम दोनों को पता था कि ये नहीं हो सकता। तो नोन टू द पार्टीज है। मान लो कि हम दोनों को पता था, नहीं पता था कि वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ बैठी हूँ आपके साथ डील कर रही हूँ कि आप अपना घोड़ा मेरे को बेच दो, और वो घोड़ा जिस जगह पे है वो मर चुका है, हम दोनों पार्टी को नहीं पता, घोड़ा किसी और जगह पे बंधा हुआ था, वो वहां पे मर गया, हम दोनों ने उसकी डीलिंग कर दी। तो क्या हमको दोनों को पता था क्या कि वो इम्पॉसिबल हो चुका है घोड़े को बेचना? नहीं पता था ना। तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। तो अगर दोनों को पता है, चाहे दोनों को नहीं पता है, अगर इवेंट इम्पॉसिबल है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट केस। अगर प्रॉमिसर को पता है कि इवेंट इम्पॉसिबल है, मतलब जो घोड़ा बेचने वाला है वो बोल रहा है कि मैं आपको घोड़ा बेच दूंगा, आज मैं आपको घोड़ा बेच दूंगा इतने रुपए में, उसको पता था कि घोड़ा मर चुका है, और फिर भी वो क्या करना चाहता है, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो इस केस में जो है वॉइड तो रहेगा, एग्रीमेंट वॉइड है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसको मेरे को कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्यों जरूरत नहीं है बताओ? क्योंकि दोनों पार्टी जो है, या तो दोनों बेवकूफ है, या तो दोनों पार्टी को पता ही नहीं है कि इवेंट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे एक पार्टी धोखा दे रही है ना, तो कंपनसेशन उसको लगेगा, उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो हो जाता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया था, फिर हो सकता है लॉ में चेंजेस आ गए, हो सकता है सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस आ गए, हो सकता है कि जो पर्सन जिसको परफॉर्मेंस करना था वो फिजिकली इनकेपेबल हो गया, या अचानक से युद्ध हो गया, वॉर हो गया, ये सब टाइप की सिचुएशंस आ गई।
तो क्या पॉसिबल है क्या परफॉर्मेंस करना कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं पॉसिबल है ना। तो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। तो ये है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 57 में। सेक्शन नंबर 57 ये क्या बोलता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। क्या आपने प्रॉमिस किया कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ पार्ट उसका लीगल होगा, कुछ पार्ट उसका इलीगल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो अपन फिर से ना डब्बा कार्टेल का एग्जाम्पल लेते हैं। डब्बा कार्टेल सीरीज अभी मैंने रिसेंटली देखी है और वो मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल में फिट होती है। ठीक है, तो सुनो यहाँ पे क्या होता है ना, इन लोग लंच बॉक्स सप्लाई करते हैं। इन लोग क्या करते हैं, लंच बॉक्स जो है, मान लो ये लंच बॉक्स है, इसमें 4 जो है कंपार्टमेंट है, चारों में खाना देते हैं, एक में ड्रग्स भी डाल देते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, वैसे ड्रग्स का जो है, ड्रग्स के ऊपर है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा बहुत सारे एक्ट और लगते हैं ना। ठीक है, अलग अलग उसको उसके ऊपर एक्ट्स वगैरह लगते रहते हैं, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ, जो डब्बा कार्टेल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला डब्बा और मान लो एक और डब्बा सप्लाई कर रहा है वो, जिसमें जो है वो सिर्फ फूड दे रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा क्या है, लीगल है। ये क्या है, लीगल है। तो वो पैसा ले रहा है, मान लो आपसे 20,000 रुपए, एक डब्बे में वो सिर्फ क्या दे रहा है, खाना दे रहा है, और मान लो इसमें सब में वो ड्रग्स ही दे रहा है, सब में ड्रग्स दे रहा है, एक डब्बा भर के खाना और दूसरे में ड्रग्स, तो ये इलीगल है। और दोनों का मिला के ले रहा है, इसके लिए मान लीजिए वो चार्ज कर रहा है 1000 और इसके लिए चार्ज कर रहा है 19,000। ठीक है, तो जो लीगल पार्ट वाला है ना वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, और जो इलीगल पार्ट वाला है वो क्या रहेगा, वॉइड एग्रीमेंट रहेगा, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, सो अगर आपको रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कुछ कंसिडरेशन जो मिल रही है, लीगल और इलीगल दोनों चीजों के लिए मिल रही है, तो लीगल पार्ट वाला तो वैलिड रहेगा, इलीगल पार्ट वाला वॉइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेक्शन 58। सेक्शन 58 क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लीजिए कि आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है, आपको जो भी कंसिडरेशन मिल रहा है ना, उसका हो सकता है कि कंसिडरेशन जो है दो तरीके से मिल सकता है। जैसे जिसके साथ भी हम डील कर रहे हैं वो हमको बोल रहा है या तो मैं आपको कंसिडरेशन में अफीम दूंगा, या तो आपको कंसिडरेशन में मैं ग्रेन्स दूंगा, या तो आपको रिटर्न जो है उसमें आप मेरे को 1 लाख रुपए दीजिए, अब ये मेरा मन है, या तो मैं आपको अफीम दूं या तो मैं आपको ग्रेन्स दूं। तो अगर उसने हमको ग्रेन्स दिया तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरफ चले गया, वो हमको पैसे के बदले अफीम दे रहा है, ठीक है, तो क्या ये वैलिड रहेगा क्या, नहीं। तो ऊपर वाले और इसमें डिफरेंस समझ में आया। ऊपर में क्लियर था कि आपको आधी चीजें लीगल मिल रही है, आधी चीजें इलीगल मिल रही है, तो लीगल चीज तो वैलिड रहेगी, इलीगल चीज पूरी की पूरी खत्म रहेगी, वॉइड रहेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन है, या तो वो ये ब्रांच दे सकता है आपको, या तो वो ये ब्रांच दे सकता है। सो अगर आपको वो ग्रेन्स दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर अफीम दे रहा है देन दैट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। चलो, तो हम बहुत सारे सेक्शंस पढ़ के आ रहे हैं अभी साथ में, बहुत सारे सेक्शंस। पहले तो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस में 5 सेक्शन देखे, 46 से 50। उसके बाद हम देखना स्टार्ट करें परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो हम परफॉर्मेंस तब करेंगे जब अगली पार्टी भी परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी रहे, जब अगली पार्टी हमको जगह बताए कहाँ परफॉर्मेंस करना है, जब अगली पार्टी हमको वहां पे परफॉर्मेंस करने दे। ठीक है, अदरवाइज हमको परफॉर्मेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सेक्शन 59 से सेक्शन 61, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब ये क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना 3 केसेस हैं, सेक्शन 59, सेक्शन 60 एंड सेक्शन 61। तीनों केसेस को एक एक करके हम देखते हैं, राइट। 59 क्या बोलता है, मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, इसने लोन लिया हुआ है बी से, 3 लोन लिया है इसने, ठीक है, इसने बी से 3 लोन लिया है। लोन नंबर 1 ऑफ मान लीजिए 10 लैक्स, लोन नंबर 2 लिया है ऑफ 5 लैक्स, एंड लोन नंबर जो 3 है वो लिया है मान लीजिए 15 लैक्स।
कि अलग अलग डेट पे लोन दिया है। ये फर्स्ट इसको लिया था, फर्स्ट लोन, सेकेंड लोन एंड थर्ड लोन। अब ये जो है ना पेमेंट करना चाहता है लोन की, और वो पेमेंट कर रहा है, मान लो धीरे धीरे करके 2 लाख रुपए वो पे कर रहा है, ठीक है, 2 लाख वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो अब मेरे को ये बताइए कि ये 2 लाख रुपए जो है किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, लोन नंबर 1, लोन नंबर 2 या लोन नंबर 3। तो यहाँ पे अगर ए क्लियरली बता रहा है कि बी एक काम कर, मेरे 2 लाख रुपए को फर्स्ट और सेकेंड लोन से सेट ऑफ मत कर, थर्ड से सेट ऑफ कर, मैं जो रीपेमेंट कर रहा हूँ ना 2 लाख का, उसको थर्ड से सेट ऑफ कर, तो फिर बी को वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्लियरली बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट को कैसे एप्रोप्रिएट करे। यहाँ पे पेमेंट कौन कर रहा है, ए पेमेंट कर रहा है, तो उसका एप्रोप्रिएशन कैसे हो, जैसे वो बोल रहा है वैसे हो। अगर वो बोल रहा है तो सेक्शन 59 लगेगा, अगर वो नहीं बोल रहा है तो सेक्शन 60 लगेगा। सेक्शन 60 क्या बोलता है, सेक्शन 60 ये बोलता है कि यहाँ पे ना बी जो है, बी डिसाइड करेगा कि उसको ये जो अमाउंट है 2 लाख का किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, एक फर्स्ट लोन के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, सेकंड के अगेंस्ट करना है, या थर्ड लोन के अगेंस्ट करना है। अब बी डिसाइड करेगा। बी क्यों डिसाइड करेगा, क्योंकि ए डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो बी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये जो 2 लाख रुपए है ना, कौन से लोन में सेट ऑफ नहीं हो सकता पता है, जो डिस्प्यूटेड लोन हो, जो डिस्प्यूटेड लोन हो। डिस्प्यूटेड मतलब मान लो कि ए को बी ने जो है, बी बोलता है ए को कि मैंने तो तेरे को एक और लोन दिया था, मैंने तेरे को एक और लोन दिया था, और बी उस चीज को लेके मुकर रहा है, नहीं भैया तूने नहीं दिया था। ए बोलता है कि ऐसा कोई लोन तूने मेरे को नहीं दिया, तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो जो डिस्प्यूटेड लोन है ना उसके अगेंस्ट से इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, अदरवाइज बाकी तीनों लोन के अगेंस्ट जिसमें भी बी को सेट ऑफ करना है वो कर सकता है, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ सेक्शन 61। सेक्शन 61 क्या बोलता है, यहाँ पे ए भी पगला बी भी पगला है। ये कैसे, ए भी नहीं बता पा रहा है कि कैसे सेट ऑफ करो, बी भी नहीं बता सोच पा रहा है कि मेरे को कैसे सेट ऑफ करना चाहिए, तो उस केस में टाइम के अकॉर्डिंग सेट ऑफ करो। जो पहला लोन है उसको पहले सेट ऑफ करो, उसके बाद सेकेंड लोन को सेट ऑफ करो, फिर थर्ड लोन को सेट ऑफ करो। इस चीज में एक चीज याद रखना, इन केसेस में अगर टाइम बार्ड लोन है ना तो भी वो सेट ऑफ हो सकते हैं। टाइम बार्ड लोन से, मान लो कि एक लोन दिया था बी ने ए को 10 साल पहले, ठीक है, तो वैसे तो आप क्या अपन क्या पढ़ के आ रहे हैं कि जो 3 साल के बाद जो है वो डेट रिकवरी नहीं हो सकती, एनफोर्स नहीं हो सकती, बट यहाँ पे जब आप सेट ऑफ कर रहे हो, टाइम वाइज सेट ऑफ कर रहे हो, तो पहले जो है जो सबसे पहला लोन है भले वो टाइम बार्ड भी हो गया होगा उसको सेट ऑफ किया जाएगा, फिर दूसरा लोन, फिर तीसरा लोन, तो ऐसे सेट ऑफ होगा, ठीक है। चलिए, सो ये है सेक्शन 59, 60, 61। ओके, अब आगे पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एग्जाम्पल बताओ सोच के कि ऐसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। ऊपर 2-3 केसेस भी मैंने बताए हैं। तो सेक्शन 62 और 67 के बीच में बताया गया है कि देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको परफॉर्मेंस करने की भी जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपने बताया, ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे चुकी हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप एक काम करना, 10 अगस्त को, ठीक है, 10 अगस्त को एक इवेंट है, उस इवेंट में जो है हमको 5 टाइप्स की सर्विसेज चाहिए, ठीक है, उस इवेंट में हमको 5 टाइप्स की सर्विसेज चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में। ए एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है, ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब ए को तो परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, इवेंट करना पड़ेगा, बी को भी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा डिसाइड होता है कि 10 अगस्त वाला जो प्रोग्राम है ना, वो प्रोग्राम में जो है हमको कुछ सर्विसेज की जरूरत नहीं है। तो बी बोलेगा एक काम करते हैं ना, हम इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है चेंज कर देते हैं। आप इस 5 सर्विसेज की जगह पे हमको सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज देना, 5 मत देना, बस 2 टाइप की सर्विस देना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर कर रहे हैं। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करते हैं ना, ऑल्ट्रेशन करते हैं ना, तो पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ये वाला, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अब हमको ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हम नया वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, जो ऑल्टर हो के बना है, उसको परफॉर्म करेंगे।
ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा ये केस हो सकता है, मान लीजिए कि हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, सेम इवेंट है ऊपर वाला 10 अगस्त। अब इवेंट जो है ना हम ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, बट पता नहीं क्या हुआ, बी जो पार्टी है उसका दिमाग खराब हो गया और बी बोलता है अब मेरे को ये इवेंट नहीं करवाना है। तो बी बोलता है कि ए को बोलता है ए इधर आ, ए को ए बोलता है और इधर बुलाता है और बोलता है ए तू ज्यादा होशियार बन रहा है क्या, मेरे को तेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करवाना है। ठीक है, तो ए बोलता है ठीक है तू मेरे से परफॉर्म मत करा, एक काम करना एक्स से परफॉर्म करा ले, मेरे से मत करा एक्स से करा ले। तो बी बोलता है ठीक है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूँ एक्स से अब परफॉर्म कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, ये जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था ना, फर्स्ट नंबर कॉन्ट्रैक्ट जो बना था, ये सॉरी फर्स्ट नंबर जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया खत्म और इसको बोलते हैं रिसाइंड होना। कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने को हम ये भी बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया, और इसको रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसकी जगह पे क्या हो गया, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो जैसे पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो रिसाइंड हो चुका है और उसके जगह पे क्या आ गया, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो अगर नोवेशन होता है, ये क्या है नोवेशन, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट कोई बनता है उसको बोलते हैं नोवेशन। तो नोवेशन जब होता है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। रेसिशन जब होता है, ये रेसिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जब रेसिशन होता है तो भी पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खत्म हो गया ना, तभी तो मतलब तो यही हुआ, रिसाइंड हो गया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्टरेशन होता है तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 केसेस हम पढ़ रहे हैं जहां पे क्या होता है, नोवेशन या रेसिशन या ऑल्ट्रेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। देन मूविंग टू सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या बोलता है, प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। प्रोमिसी खुद बोलेगा भाई जा तू परफॉर्मेंस मत कर, तूने बहुत घुमा लिया है मेरे को, अब तू परफॉर्मेंस मत कर, मैं तेरे को माफ करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसको दूसरे पर्सन से 500 रुपये लेना था। ठीक है, वो उसके घर पे दिन पे जाए, रात पे जाए, शाम को जाए, बट जैसे ही जो पर्सन ने उधारी लिया है देखते के साथ वो छुप जाता है। तो भाई अगली पार्टी बोलती भाई एक काम कर, मैं तेरे को हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, तू रख ले। तो जब वो आपको बोल देता है भाई तू मत देना पैसा, तो वो क्या कर रहा है, आपको डिस्चार्ज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट से। तो तब आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिस्चार्ज हो चुके हो बाय रेमिशन। रेमिशन मतलब रेमिट कर रहा है वो पर्सन अपना राइट, जो पर्सन को पैसा लेना था वो अपने राइट को छोड़ रहा है, रेमिट कर रहा है, राइट। ओके, और किस केस में हमको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल क्या होता है हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में भी हमने देखा। तो मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके, उस पार्टी के पास ऑप्शन है या तो वो उसको वैलिड करे या तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दे। अगर पार्टी ने, अग्रीव्ड पार्टी ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया ना, मान लीजिए कि ए के साथ जबरदस्ती हुई थी और बी ने जबरदस्ती की थी, तो ए ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया, मतलब ए ने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ए को जो भी बेनिफिट मिला था वो क्या करना पड़ेगा, बी को वापस देना पड़ेगा। मान लीजिए बी ने ए को एडवांस दे दिया था, उस चीज के लिए जबरदस्ती किया था बट एडवांस भी दे दिया था, तो जो भी बेनिफिट था वो क्या हो करना पड़ेगा, ए जो है बी को क्या कर देगा, वो बेनिफिट्स वापस कर देगा, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट करेगा, और ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे वॉइड डिक्लेयर हुआ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, बट प्रोवाइडेड आपको बेनिफिट्स वापस देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 65। ये क्या बोलता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। देखो क्या होता है, इसमें आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो ये बोलता है कि मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे रेंट में आपने वो जगह दी है, और रेंट जो है आपने पूरे 12 महीने का एडवांस ले लिया है। ये जगह का एडवांस जो है आपने रेंट ले लिया है, मान लीजिए 2,40,000 रुपये पर मंथ, 20,000 का रेंट था। 7 महीने तक सब अच्छा चला, 7 महीने के बाद जो है इस जगह पे क्या हो गई, आग लग गई, फायर लग गई। अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे ही आग लगी, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था 12 महीने का,
अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या जिस चीज के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या वो एग्जिस्टेंस में है क्या? नहीं है ना। पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना, आग लग चुकी है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही वो वॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, मेरे को एक चीज बताइए, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू है? नहीं। तो जो बेनिफिट्स मिला होगा, ये 2,40,000 में से आपका 7 महीने का तो अलग कर देंगे, बाकी 5 महीने का रेंट अलग करेंगे। तो 7 महीने का इसका रेंट आएगा 20,000 इंटू 7, 1,40,000। तो 1,40,000 तो मिलना चाहिए, जो लैंड लॉर्ड है उसको 1,40,000 तो मिलना चाहिए। लेकिन ये जो रेंट है, 5 महीने का रेंट है, जो 5 इंस्टॉलमेंट है, वो होगी आपकी 1 लाख की। तो क्या 1 लाख रुपए उसको मिलना चाहिए क्या? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो चुका है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है ना, तो जो भी बेनिफिट्स मिला है वो बेनिफिट्स वापस देना पड़ेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 7 महीने के बाद ही क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्यों डिस्चार्ज हो रहा है? क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है परफॉर्मेंस करना। ऊपर भी ये वाला एग्जांपल कवर हो चुका है। जब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आती है ना, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं रहती है। राइट, चलो अब आ जाओ, आगे देखते हैं। अब देखो, कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन, सेक्शन 66। सेक्शन 66 बोलता है कि आप रिसाइंड करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो, तो देखो उसके बारे में अगली पार्टी को बताओ कि हम सोच रहे हैं खत्म करने का। जैसे मान लीजिए अपना जो एग्जाम्पल था ए और बी वाला, यहाँ पे था ये, ठीक है। तो ए और नहीं, ये वाला नहीं था, ठीक है, ऊपर था ए और बी का एग्जाम्पल था। तो वहां पे जो है ए बोलता है कि नहीं, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टर करना है या खत्म ही करना है पूरा का पूरा। तो अगली पार्टी को बताओ, उसको जो है सपना नहीं आएगा। तो हमको कम्युनिकेट करना जरूरी है अबाउट रेसिशन, ठीक है। अब देखो, निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी, सेक्शन 67 क्या बोलता है पता है? निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं हम। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रोमिस जो है ना, प्रोमिसी, इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी। प्रोमिसी आपको परफॉर्मेंस करने ही नहीं दे रहा है। प्रोमिसर बोलता है कि भाई मैं तेरे घर में साफ सफाई करने के लिए आने के लिए रेडी हूँ, और यहाँ पे प्रोमिसी भाई साहब सो रहे हैं नींद में, गेट ही नहीं खोल रहे हैं। तो बताओ प्रोमिसर कैसे परफॉर्म करेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा ना। जब उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट को तो खत्म ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये याद रखना है, डिस्चार्ज मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है लीगली। कब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? या तो आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में चेंज कर दियो, ऑल्ट्रेशन कर दियो, या कॉन्ट्रैक्ट ही रिसाइंड कर दियो, या फिर आप क्या कर रहे हो, या सेकंड केस आप माफ कर दे रहे हो। अगली पार्टी को बोलते भाई जा तू मत परफॉर्म कर, मैंने तेरे को रेमिट कर दिया, परफॉर्मेंस रेमिट कर दिया। या तो कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। या तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई, तो भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये सब होता है ना, तो अगली पार्टी को फोन करके बता दो कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे। राइट, बड़े आगे, ठीक है। अब है लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट, ये बोलता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो डिस्चार्ज कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट? देखो सबसे पहले जो है इसका एक मेमोरी टेक्निक लेते हैं, PMSLLB। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो किसी LLB से कम है क्या? वो किसी वकील से कम है क्या? तो PMSLLB, ठीक है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं? सबसे पहले तो परफॉर्म करो, सीधी सी बात है, परफॉर्म करो, डिस्चार्ज कर दो। आपको मेरे को सामान बेचना था, आप सामान मेरे को दे दो, मैं आपको पैसा दे देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वहीं डिस्चार्ज हो जाएगा, हमने परफॉर्मेंस कर दी है, ठीक है। सेकेंड केस क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब ये नोवेशन वाला जो पॉइंट था ना, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, ये सब करके भी आप क्या कर सकते हो? म्यूचुअली डिसाइड कर लिया यार, अब जो है या तो हम करने का काम करने का तरीका चेंज कर देते हैं, या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर देते हैं, या तो मैं तेरे को माफ कर देता हूँ कि मत कर परफॉर्म। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। फिर और कैसे डिस्चार्ज होता है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस करना पॉसिबल नहीं है, कैसे? हो सकता है कि लॉ में चेंजेस आ गए, हो सकता है सरकमस्टेंस में चेंजेस आ गए, हो सकता है वॉर हो गया, हो सकता है जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाला था वो फिजिकली जो है चैलेंज हो गया, फिजिकली उसके अंदर जो है कुछ इश्यूज आ गए।
तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, देन एल से क्या है, लैप्स ऑफ टाइम। भाई साहब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने बोला था किसी एक महीने में, मैंने जनवरी में परफॉर्मेंस करने बोली थी, आप दिसंबर में आ रहे हो 12 महीने बाद परफॉर्मेंस करने, तो क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस एक्सेप्ट होगी क्या, नहीं, क्योंकि टाइम ही बहुत ज्यादा निकल चुका है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, किसी को भी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। या फिर लॉ की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, पता है, लॉ की वजह से भी हो सकता है, जैसे लॉ चेंज हो गया, यहाँ पे ये पढ़े थे ना कि लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है, लॉ बोलता है भाई तू परफॉर्म मत कर, जैसे लॉ जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड होता है ना, तब लॉ बोलता है भाई आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो फिर लॉ की वजह से। या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या तो एक्चुअल ब्रीच हो गया, या फिर फ्यूचर में ब्रिज हो जाएगा, नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भाग रही है, एक पार्टी को परफॉर्मेंस करना था, मैंने जो है किसी से कोई सामान ऑर्डर किया, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी को बोला इस दिन इवेंट चाहिए मेरे को, उस दिन आके वो मेरे को मना कर देते हैं, या उसके पहले ही मेरे को समझ में आ गया भाई ये कहीं और बुक हो गए है, आके परफॉर्मेंस करने वाले नहीं है, तो क्या हो रहा है, ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ, ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ना ये सब चीजें, जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना अपन, ये ऊपर कहीं ना कहीं अपन पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। जब अगली पार्टी परफॉर्म नहीं करी तो हम क्यों करें, जब परफॉर्मेंस हो चुकी है तो हम डिस्चार्ज ही हो जाएंगे, जब दोनों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं करना परफॉर्मेंस तो फिर नहीं करो परफॉर्मेंस, जब इम्पॉसिबल हो चुका है तो भी परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, डिस्चार्ज हो जाएंगे उस केस में। तो ये सब केसेस देखो। अब देखो अदर केसेस क्या है, जब वेवर मिल जाता है, जब जो है वेवर मिल जाता है तो उस केस में भी आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, प्रॉमिस ही बोलता है भाई मत कर परफॉर्म, मत करो फिर। या फिर जब आपको प्रॉमिस ही जो है रीजनेबल फैसिलिटी ही नहीं दे रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए, मैंने मेड को बुलाया गेट में खोल ही नहीं रही हूँ, कहाँ से बेचारी परफॉर्मेंस करेगी, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। और लास्ट केस और कहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा पता है, मान लीजिए कि एक घर है और वो घर पे आप रेंट में रहते थे, ठीक है, ये घर है इसमें आप रेंट में रहते थे, तो एक पर्सन होता है लैंडलॉर्ड और दूसरा पर्सन जो है वो होता है टीनेंट। टीनेंट मतलब वो पर्सन जो रेंट में रहता है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो लैंडलॉर्ड होता है उसके पास ज्यादा सुपीरियर राइट्स होते हैं कि जो टीनेंट रहता है उसके पास सुपीरियर राइट्स होते हैं, लैंडलॉर्ड के पास होते हैं ना, तो लैंडलॉर्ड के पास है सुपीरियर राइट्स और टीनेंट के पास होते हैं इंफीरियर राइट्स। अब क्या हो रहा है, टीनेंट के पास आ गया भारी पैसा और टीनेंट को ये घर बहुत पसंद है, तो टीनेंट लैंडलॉर्ड को बोलता है कि भाई एक काम कर, ये घर मेरे को बेच दे, तो लैंडलॉर्ड उसके उस चीज के लिए रेडी हो जाता है और घर बेच देता है। तो अब ओनर कौन बन गया, टीनेंट। पहले वो क्या था, टीनेंट था, अब वो क्या बन गया, ओनर बन गया। तो इससे क्या हो रहा है, जो टीनेंसी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया ना, क्यों डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि अब वो पर्सन ओनर बन गया, तो अब वो ओनर बन गया मतलब उसके पास सुपीरियर राइट्स आ गए हैं। तो जब सुपीरियर राइट्स आ जाते हैं किसी चीज के ऊपर जिसके ऊपर आपका पहले इंफीरियर राइट था, तो जो पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो खत्म हो जाता है, राइट। तो ये हुआ हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट, जिसमें हमने देखा था परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी चीजें पढ़ी, परफॉर्मेंस कौन कर सकता है, परफॉर्मेंस कब करना है, किस टाइम पे करना है, परफॉर्मेंस कहाँ पे करना है, जॉइंट प्रोमिसर का क्या होगा, जॉइंट प्रोमिसी का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होगा, ये सब चीजें इस यूनिट में हमने बहुत अच्छे से की है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे यूनिट 4 का भी बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। टिल देन आप लोग जितना भी है बच्चे हैं अच्छे से पढ़िए, एकदम फोकस करके, सीए हमको बनना ही है और ट्राई करेंगे कि हम अच्छे से जो पढ़ाई करके जो है रैंक लेके आए, राइट। चलिए, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है।